मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कंचन मिश्रा नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम व्याकरण के अंतर्गत आपको पढ़ा रहे हैं, चल रहा था काव्य सौंदर्य के तत्व। अब आज आपका विषय है समास। ठीक है, ये कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों में है। ठीक है, अब इसको विभाजित कर दिया था। समास के 6 भाग होते हैं, तो कई कक्षा 9 में 2 हैं, 10 में 4 हैं, 11 में पूरे आ जाते हैं, 12 में पूरे आ जाते हैं, 6 के 6 भाग आ जाते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारा पाठ्यक्रम चलता है। फिलहाल हम कक्षा 10 की बात करेंगे, तो कक्षा 10 में 4 समास है आपका: द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन चूंकि हम शुरू से आपको बताएंगे, पाठ्यक्रम पे ना होने के बाद भी हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दे देंगे ताकि आपको समास समझ में आ जाए। 9th में आप पढ़ ही चुके हैं, और जरा सा मैं आपको हिंट दे दूंगी, बता दूंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये केवल आपकी कक्षा 10 तक ही रहने वाला नहीं है, सीमित रहने वाला पाठ्यक्रम। अभी आप कक्षा 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, तो ये आपके साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो जो अभी से आप तैयार रहेंगे, तो आगे आपको उतना कम तैयार करना पड़ेगा। चलिए आते हैं विषय पर। अपने विषय है हमारा समास। सबसे पहले तो समास का अर्थ समझ लेते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास को कहते क्या है। कोई आपसे प्रश्न पूछे कि समास को क्या कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? तो अपने शब्दों में उत्तर देंगे कि समास का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना, संक्षेपीकरण। कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षेप में करके लिखना समास कहलाता है। उनके बीच जो कारक चिन्ह होते हैं, जो विभक्तियां होती हैं, योजक चिन्ह होते हैं, उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप का मतलब वे छिप जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। और जो प्रथम पद या मुख्य पद, गौड़ पद होते हैं, वे आपको दिखाई देते हैं। यानी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है और शब्दों का संक्षेपीकरण हो जाता है। ये प्रक्रिया समास कहलाती है। तो समास का तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, समास के कितने भेद होते हैं, प्रकार या भेद। समास के भेद, ठीक है, इसको प्रकार भी कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, समास के कितने प्रकार होते हैं या समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के भेद होते हैं 6। ठीक है, देखेंगे 6 में। पहला, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास। द्विगु समास। 5वां, कर्मधारय। 6वां, बहुव्रीहि। देखेंगे, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें शुरुआत के 2 हैं, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। ये कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार समझ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में, उनके बारे में विस्तृत तौर से आपको समझाऊंगी। अव्ययी भाव, अव्यय का मतलब अव्यय। अव्यय क्या होता है? तटस्थ होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो अव्ययी भाव की परिभाषा क्या होती है कि प्रथम पद ही प्रमुख होता है और अव्यय होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक तरीके से और समझ लेंगे, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में नहीं था, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में उपसर्ग, मैंने आपको लिखाया भी है पीडीएफ के माध्यम से, उपसर्ग और प्रत्यय बताए हैं ना।
उसी में जो उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे लगकर के शब्द को बदल देना या नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है ना। आगे मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, जब मैं आगे की कक्षाएं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। फिलहाल देखिए समझने के लिए कि इस अव्ययभाव में क्या प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग जैसे कि प्रति, ठीक है, ये हमारा एक उपसर्ग है ना। इसे शब्द से पहले लगाएंगे तो बनेगा, मान लीजिए दिन में हम लगा देते हैं, प्रतिदिन, ठीक है। ये एक शब्द का निर्माण हुआ। जैसे एक प्रश्न देते थे कि निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 3 नए शब्द बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये उपसर्ग हमारे यहाँ प्रति, इसमें हमने दिन शब्द ऐड किया है, जोड़ा है, तो नए शब्द का निर्माण हुआ प्रतिदिन। और ये प्रतिदिन हमारा क्या है, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे प्रतिदिन, प्रति माने हर रोज, है ना, दिन हर रोज, तो इसका विग्रह क्या होगा, हर रोज, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास की सबसे अच्छी पहचान मैं आपको बता दूं कि पहला जो शब्द होगा जिसको अव्यय बोलते हैं उसमें पहली बात तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और वो उपसर्ग होगा। उपसर्ग यदि आपने ध्यान से पढ़े हैं, अच्छे से आपने समझे हैं, तो आप अव्ययीभाव समास को हर जगह पहचान लेंगे, क्योंकि उसका पहला पद जैसे आप देखेंगे ऐसा है शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जिसके भिन्न भिन्न अर्थ हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और उसका विग्रह करने पर नए शब्द का भी निर्माण हो जाता है, तो वो आपका अव्ययीभाव समास होगा। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, विभक्तियों पर आधारित होता है। विभक्तियां पढ़ी ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन का प्रयोग नहीं होता, यहाँ सप्तमी तक चलती है विभक्तियां। तो ऐसे ही होता है प्रथम पुरुष तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष में इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। विभक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्पुरुष समास का निर्माण होता है। इसमें द्वितीय पद प्रमुख होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रमुख होता है। जैसे कि शब्द एक बनाएंगे, जैसे तत्पुरुष समास का एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, राज माता, ये क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राज माता। विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा की माता, ठीक है। क्या बना, राजा की माता को क्या कहते हैं, राजमाता, है ना। राजा की माता को क्या कहते हैं, राजमाता कहते हैं। और एक चीज पढ़ाते हुए दिमाग में आ गई तो मैं आपको बता दूं, ये समास आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है ना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इन समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसी की याद आ जाती है कि जैसे राजा की माता को एक शब्द में रिफाइन करना हो, एक शब्द में हमें बताना हो तो क्या कहेंगे, राजमाता, है ना। राजा के पुरुष को यानी राजपुरुष। इस प्रकार से अनेकों शब्द हैं, आप निकालते जाइए ना, तो उनका जब विग्रह करेंगे तो हमें एक शब्द की प्राप्ति होगी जिसको हम समास में लाएंगे। यहाँ पे क्या है कि इसका लोप हो गया, है ना, इसका लोप हुआ, इस विभक्ति का लोप हुआ, इस शब्द का कारक चिन्ह का लोप हुआ और बन गया जाकर के राजमाता, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने पाठ्यक्रम पे, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में आते हैं। कक्षा 10 में पहला आएगा द्वंद्व समास। बहुत ध्यान से आप सब सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। यदि आप अच्छे से आप लिख पहले ही चुके हैं, समझ लेंगे, सुन लेंगे एक बार, तो आपके लिए और भी सरलता होगी पाठ्यक्रम में। प्रश्न केवल 2 नंबर का है, ठीक है। समास से प्रश्न केवल 2 ही नंबर का आएगा, परंतु सुनने और कहने में बहुत कम लगता है 2 नंबर। परीक्षा में जब आप प्रतिभाग करते हैं तो ये 2 नंबर आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्याकरण का प्रश्न 2 ही नंबर का होता है। कोई भी टॉपिक हो 2 ही नंबर का होता है। यदि हम सोचे 2 नंबर का है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, तो 2-2 नंबर के तो सारे हैं। ऐसा कह करके आप 10-5 प्रश्नों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। और बोर्ड परीक्षा में एक भी अंक आपके लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपको किसी को पीछे करना है, किसी से आगे जाना है, तो एक अंक के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ती है। इसीलिए भरसक प्रयास हम सभी करते हैं कि आपके हाथ से कोई भी अंक छूटे ना, प्रत्येक बच्चा इस दौड़ में सबसे आगे निकल जाए। हम सबकी इच्छा यही रहती है और इसीलिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपका मार्गदर्शन करने के लिए हर वक्त प्रस्तुत रहते हैं। तो देखेंगे आगे टॉपिक पे कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास परिभाषा समझ लेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और शब्द का लोप होता है। देखिए मैं आपको परिभाषा भी बता देती हूँ, उदाहरण भी बता देती हूँ
और एक विशेष बात भी बता देती हूँ कि यदि आप परिभाषा भूल जाए, उदाहरण भूल जाए, तो मेरी उस छोटी सी बात को ध्यान रखिए और आप चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे अलंकार हो, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, प्रत्येक को आप हल कर लेंगे। बस उस छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा। समास में मैं भी आपको बताऊंगी पहचान करने के लिए छोटी सी बात। पहले आप देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और शब्द का लोप होता है। शब्द तमाम बनेंगे। जैसे मैं अभी 1-2-4 शब्द आपको लिखाऊंगी, आपके मन में तमाम शब्द आ जाएंगे। देखेंगे पहला शब्द लिखते हैं, चूंकि हम अपने माता पिता से शुरुआत करेंगे तो लिखेंगे शब्द क्या है, माता और माता पिता लिखेंगे, विग्रह बाद में होगा, माता पिता, है ना। दूसरा लिखेंगे सुख दुख। अब यदि आप कक्षा में बैठे होते और क्लास चल रहा होता तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप सभी लोग आगे आगे बोलने लगते, जैसा कि पिछले वर्षों में होता है। इस वर्ष कोविड की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए मुझे अकेले ही बोलना पड़ रहा है और अकेले ही जवाब देना पड़ रहा है। आप लोग मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखेंगे सुख दुख, है ना। इसी तरीके से दिन रात, सुबह शाम, पाप पुण्य, है ना, साग सब्जी, तमाम शब्द हैं, जोड़ा बनाते रहिएगा, ठीक है। चाचा चाची, नाना नानी, ताऊ ताई। अब इसका विग्रह करके देखेंगे, माता और पिता, ना, सुख और ठीक है। इस प्रकार से तमाम शब्द हैं, आप बनाते रहिएगा। बस देखिएगा जिनमें योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर हमें और की प्राप्ति हो, बिना सोचे समझे समास आपका द्वंद्व होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा इसी में, जो मैं आपको विशेष बात बताने वाली हूँ, जिन दो शब्दों के बीच में ये आए, इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ठीक है। जिन दो शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए और विग्रह करने पर बीच इस चिन्ह को हटा करके और शब्द आ जाए, वहां पर समास आपका होगा द्वंद्व, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने 2-4-6 आपको उदाहरण बोल के बताए हैं, अब आप समझ गए होंगे। अपने आप उदाहरण बना लीजिएगा। परीक्षा में केवल 2 ही उदाहरण पूछे जाते हैं और कॉपी पे आप 10, 20, 50 लिख लेंगे, उसमें से 2 आपके लिए पर्याप्त होंगे, कहीं ना कहीं से भी 2 आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ द्वंद्व समास आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले पे, द्विगु समास, ठीक है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम का दूसरा समास क्या है, द्विगु समास। द्विगु, पहले द्विगु का ही अर्थ हम बता दें, 2 गायों का समूह। समझ में आ गया होगा जो मैंने कहा है, 2 गायों का समूह। समूह की बात हो रही है, यानी संख्या की बात हो रही है। समूह कैसे बनता है, तमाम लोगों के मिलने से। तमाम लोगों को अगर हम परिभाषित करेंगे तो संख्या में गिनेंगे, पूछेंगे तमाम लोग कितने थे, तो आप जब कितने थे की बात आएगी तो आप गिन के बताएंगे, गिनेंगे, संख्या बताएंगे। तो इस समास की परिभाषा क्या मिल जाएगी, जिस समास का पहला पद संख्यात्मक हो। समझ रहे हैं ना, संख्यात्मक यानी संख्या दर्शाता हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार की संख्या दर्शाता हो, वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। और दूसरा पद प्रमुख होता है। तो देखेंगे इस समास से भी उदाहरण समझेंगे। आपको बताया ना कि द्विगु समास की परिभाषा क्या होगी, पहला शब्द संख्यात्मक होगा। उदाहरण के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए एक शब्द हम लिखते हैं, बहुतायत प्रयोग करते हैं, प्रत्येक नगर शहर गांव में चौराहा अवश्य होता है ना। चौराहे के बिना गांव भी अधूरा है, शहर भी अधूरा है। तो उसी चौराहे का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले शब्द मैं आपको बताऊंगी, चौराहा। सारे बच्चे घूमने भी बहुत जाते हैं, चौराहा। जैसे मैंने शब्द लिख दिया चौराहा, आपके दिमाग में आ जाएगा इसका अर्थ क्या निकलेगा, 4 राहों का समूह। 4 राहों वाला स्थान ही तो चौराहा कहलाएगा। और जहाँ 3 राहें आकर के मिले, 3 रास्ते आकर के मिले, वो तिराहा हो गया। और जहाँ 2 मिले वो दुराहा हो गया। फिलहाल क्या है, ये चौराहा है। तो ठीक, चौराहा हो गया। त्रिफला, अगला शब्द क्या है, इसी प्रकार से त्रिफला, 3 फलों का समूह, ठीक है, या 3 फलों का समाहार। चारपाई, 4 पायों का समूह। द्विगु, 2 गायों का समूह। नवरत्न,
9 रत्नों का समूह या 9 रत्नों का समाहार, है ना। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह या दशानन, दशानन नहीं कहेंगे, ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा, है ना। देखेंगे त्रिफला का ठीक। इसी प्रकार से अगर गणित में पहुंचेंगे तो त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, कोणों में आ जाएंगे तो कोण लिखेंगे, त्रिकोण, और समकोण में 4 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। इसी प्रकार से अनेक शब्द ऐसे हैं जिनमें संख्याओं का आभास होता है, वो हमारा द्विगु समास में आएगा। समझ में आ गया आपको कि जहां पर संख्याओं का बोध हो रहा हो वो समास कौन सा होगा? द्विगु। अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास परिभाषा समझेंगे कर्मधारय समास की, बहुत ही आसान है। जहां पर एक शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष हो, यानी एक, जैसे कि आपने उपमालंकार में देखा था, है ना, एक विशिष्ट हो और दूसरे की उससे तुलना की जा रही हो, वो समास कौन कहलाएगा? कर्मधारय। उपमेय उपमान वाली बात आ जाएगी, जहां पर एक उपमेय हो और दूसरा उपमान हो, है ना, वहां पर कर्मधारय समास होगा। यानी एक वस्तु विशिष्ट हो और दूसरी वस्तु की उससे तुलना की जा रही हो। समझ में आ रहा है ना? एक वस्तु विशिष्ट हो, अच्छी हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो और दूसरे की उससे तुलना की जा रही है, वो समास आपका कर्मधारय है। मैं लिखित परिभाषा आपको नहीं बता रही हूँ, पुस्तक वाली, उसके लिए आपके पास किताबें उपलब्ध हैं और आप उनसे पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और समझ जाइएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। परिभाषा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाएगी, परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, सिर्फ उदाहरण पूछा जाता है, इसलिए परिभाषा में सामान्य शब्दों में बता रही हूँ और उदाहरण पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें इसका प्रमुख क्या है? समूह की बात हो, समाहार की बात हो, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि योजक चिन्ह प्रयोग हो और शब्द प्रयोग हो। उसी प्रकार यहाँ यदि समूह निकल रहा हो, कोई शब्द दिया हो परीक्षा में, उसका विग्रह करने पर समूह का आभास हो रहा हो, समाहार का आभास हो रहा हो, लिखा हो शब्द, तो आपका द्विगु समास में आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार कर्मधारय देखेंगे, कर्मधारय समास का उदाहरण देते हैं, जैसे कि नील कमल, यह है नील कमल, ठीक है। पहले ही शब्द से समझ लेंगे इसमें क्या है, देखेंगे नील कमल का विग्रह। कमल पुष्प है, आमतौर से आपने देखा भी होगा, खिलता भी है। कमल में कोई विशेषता नहीं है, है ना, कमल में कोई विशेषता नहीं, क्योंकि आमतौर से कमल का रंग कैसा होता है? गुलाबी। और यदि कमल नीला मिल जाए तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया, है ना। कमल का नीला फूल बहुत ही कम मिलता है, कहीं भी मैंने तो नहीं देखा, आपने शायद देखा होगा, तो आपने भी देखा होगा, विशिष्ट ही कमल रहा होगा जिसका रंग नीला हो। गुलाबी कमल हम सबने देखे हैं। यदि कमल नीला हो जाए तो क्या हो गया? विशेष हो गया ना, इसमें क्या है? विशेषण आ गया। इसी प्रकार से स्वर्ण कमल, सोने जैसा कमल, है ना, सोने का कमल। पीतांबर, पीलांबर, आकाश का रंग पीला होना। नीलांबर, है ना। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। इसी प्रकार से अनेकों शब्द हैं, पुस्तक सामने रखिएगा इस वीडियो को देखते हुए। और जैसे कि मैंने बताया है, समास आप खोलिएगा, आपको देखिएगा विभिन्न शब्द मिल जाएंगे। समय कम होने के कारण मैं ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, केवल आपको संक्षिप्त रूप से मैं बता सकती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने बताया है कि विशिष्ट शब्द आगे लगा हुआ है, विशेषण बता रहा है ना, शब्द की विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है, वो क्या है? कर्मधारय समास है। और बहुत ही ध्यान से दोनों समासों को देखिएगा कि परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि, और इसमें गलती भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत छोटा सा अंतर होता है और हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को पहचानने में गलती कर देते हैं। देखिएगा, शब्द की विशेषता बता रहा हो समास कर्मधारय हो, है ना, शब्द की विशेषता बताने वाला समास कर्मधारय हो। कमल की विशेषता क्या बता रहा है? क्या हो रहा है? नीला। यहाँ कमल क्या है? स्वर्ण, सोने के समान है। पीतांबर, वस्त्र का पीला होना। महात्मा, महान आत्मा। आत्माएं तो तमाम है ना। महात्मा, महान है आत्मा जिसने अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बना लिया है। तमाम अर्थ इस प्रकार से निकालेंगे। महापुरुष, सज्जन, सत्य, जोजन, है ना, विद्वान। इस प्रकार से
अनेकों शब्द आएंगे। जब आप पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो मस्तिष्क में हजारों शब्द आपके लिए आएंगे। ठीक है, तो आपको ये समास स्पष्ट हो गया। कर्मधारय समास। अगला देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या कहती है कि बहुव्रीहि समास में न ही प्रथम पद प्रधान होता है, न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि ना ही ये शब्द प्रधान होगा। इसमें क्या है, दो ये शब्द हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। इस शब्द से समझ लेंगे हम क्या कह रहा है कि नहीं पहला पद प्रधान है हमारे लिए और ना ही दूसरा पद प्रधान है। बहुव्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद हमारे लिए विशेष ना होकर के ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का निर्माण करते हैं, तीसरे पद का निर्माण होता है और वही विशिष्ट होता है। अर्थात जिस समास में तीसरा पद उत्पन्न हो रहा हो वे क्या होंगे, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। जिस समास में ना ही प्रथम पद प्रधान हो, ना ही द्वितीय पद प्रधान हो, कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो, वहां पर समास बहुव्रीहि आएगा। उदाहरण के तौर पे समझेंगे, देखेंगे बहुव्रीहि समास का उदाहरण। देखिए गलती से मेरा मुंह से निकल गया था संख्याओं में यहाँ दशानन, उसी दशानन को मैं यहाँ आपको समझा दूं, है ना। दशानन, दशानन, ठीक है। आगे तो 10 लगा हुआ है, यानी संख्या का बोध हो रहा है। चाहे तो हम युग्म भी कर सकते हैं, पर ये शब्द क्या है, क्योंकि इससे तीसरे पद का बोध हो रहा है। यदि इसमें तीसरे पद का बोध ना हो रहा होता तो हमारा ये द्विगु समास का उदाहरण हो सकता था। तीसरे पद का बोध होना यानी अब बहुव्रीहि समास में आ गया। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, दशानन किसका नाम था। देखिए इसका एक बहुत अच्छा आपको उपाय मैं बता रही हूँ, जिन शब्दों में किसी अन्य का बोध हो, ऐसा कहा गया है ना। मान लीजिए हम कहते हैं निक नेम, किसी व्यक्ति का एक नाम है, कोई दूसरा नाम रख लिया गया, या कोई उसकी पहचान कर दी गई, है ना, कोई पहचान वाली बात उसके रख दी गई, टिप्पणी कर दी गई, और उस टिप्पणी से, उस बात से, उस वाक्य से उसकी पहचान होने लगी, वो बहुव्रीहि में आ गई। अब दशानन चले जाइए जरा प्राचीन काल में, है ना, त्रेता युग में चले जाइए। रावण को कहा जाता था दशानन, क्यों, 10 सिर थे। आनंद का मतलब क्या होता है, सिर, मुख। 10 माने 10 मुख वाला, 10 सिर वाला ही कहलाया दशानन। तो दशानन का जब हम विग्रह करेंगे, यानी 10 सिरों वाला, अर्थात 10 सिरों वाला अर्थात कौन, तो उसका वास्तविक नाम क्या है, रावण। तो हम इसका विग्रह कैसे लिखेंगे कि 10 मुख वाला या आनंद वाला अर्थात कौन है भाई, रावण है। ठीक है, रावण को दशानन के नाम से विख्यात किया गया। तो इसका विग्रह क्या बना, 10 मुख वाला या 10 आनंद वाला अर्थात रावण। अब देखेंगे इसका पहचान क्या होगा बहुव्रीहि का, जिस शब्द का विग्रह करने पर अर्थात लिखा हो, है ना, और उसके बाद उसका दूसरा नाम हो, या उसका मुख्य नाम हो, या उसकी मुख्य पहचान हो, वो आपका बहुव्रीहि में आएगा। जैसे पंचमुख, पंचमुख किसको कहते हैं, हनुमान जी के लिए कहते हैं, पंचमुखी हनुमान का मंदिर है ना, पंचमुख हनुमान जी के लिए। और त्रिनेत्र शिव जी के लिए, है ना, त्रिनेत्र किसके हैं, 3 नेत्र, शिव जी के। त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव जी, ये 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव जी। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लिए, 4 है मुख जिनके अर्थात ब्रह्मा जी, है ना। उसी प्रकार से विषधर, विषधर विष को धारण करने वाला, कौन विष धारण करता है, हम और आप तो करते नहीं है, सर्प करता है, सांप। विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, कौन हुआ, विषधर। समास कौन हुआ, बहुव्रीहि। नील कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका नीला कंठ है, शिव जी का, है ना। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। समास बहुव्रीहि। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, किसने मुरली धारण की, कृष्ण जी ने, है ना। घनश्याम, घन के समान श्याम वर्ण वाले, घन क्या, बादल, बादल के समान श्याम वर्ण वाले अर्थात कृष्ण जी। इसी प्रकार से तमाम शब्द हैं, है ना। मैंने 2-4 शब्दों में आपको व्याख्या कर दी है। जब आप पुस्तक खोलेंगे तो आपको शब्द मिलेंगे, और पुस्तक खोलेगा मेरे वीडियो को देखेगा और आपको इन सबका अर्थ समझ में आ जाएगा। आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको सारी परिभाषाएं, सारे उदाहरण आपको स्पष्ट हो जाएंगे।
तो आज का विषय यही समाप्त होता है। आज आपने पढ़ा समास, मैंने आपको समझाया समास और आपने समझा समास, ठीक है। और ये विषय अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, फिर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा यदि इसमें कोई समस्या हो तो, और यदि ना हो तो भी बताइएगा। और देखिए आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं, लाइक तो कर रहे हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरी बात है, लाइक करना दूसरी बात है। आप अगर उसे लाइक करें, व्यू करें, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।